परसेंटेज में टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे परसेंटेज का। ठीक है, टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं और आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक, टाइप नंबर 2। तो परसेंटेज टाइप नंबर 2 में देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है आप लोग समझिए इसको। तो देखिए कह रहा आ की आय, आ की 5% आय बाकी 15% आय के बराबर है। देखो कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि आ की 5% आय, यानी आ की का मतलब होता है गुणा 5% आय। ठीक है, बाकी 15% आय के बराबर है। ठीक है, बाकी 10% आय, फिर आगे एक और अगले लाइन में बोल रहा है बाकी 10% आय, यानी बाकी 10% आय सा की 20% के बराबर है। तो सा की का मतलब बराबर है, प्रश्न बराबर है। अब आगे बोला यदि सा की आय 2000 रुपये हो तो आ बा और सा की कुल आय कितनी है। ठीक है, तो सा की आय बोला, लेकिन सबसे पहले जो ये काम दिया इस तरीके का बना के इसको हम लोग रेशियो में बदल दें। ठीक है, तो रेशियो में बदलने के लिए देखो इधर इस तरफ परसेंटेज है, उधर भी परसेंटेज है बराबर में, तो ये परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और का कट जाएगा। देखो इधर 5 है उधर 15 है, तो 5 से 15 काट सकते हो। 5 एकम 5, 5 3 15, इधर 3 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें आ और बा का अनुपात निकालना है, तो ये बा आ जाएगा उठ के इधर आ के नीचे, तो आ बटे बा बराबर ये 3 उधरे है, तो 3 तो ये है करे, और इसके नीचे आ के साथ क्या है 1 है, तो 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 नीचे आ जाएगा, ये अनुपात हम निकाल लेंगे। आ अनुपात बा जो है वो निकल के हमारा आ गया 3:1। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें भी वही काम करना है, इसको भी रेशियो में चेंज करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 1 शून्य से अब ये 10 है, 10 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक, अब इधर भी बा अनुपात सा निकालो, तो बा तो इधर है ही, अब वो वाला सा जो गुणा में है वो नीचे आ जाएगा, बा बटे सा। ठीक है, बराबर 2 तो है इधर, और इसका 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 बटे 1। ठीक है, या इसका अनुपात निकालेंगे तो बा अनुपात सा बराबर 2:1, तीनों का अनुपात निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखो आ अनुपात बा ये 3:1 है, बा अनुपात सा 2:1 है, तो बा कितना 1। अब इसे लिख लेते हैं, इनको कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से आ बा और सा को बराबर कर लेते हैं। आ अनुपात बा बराबर 3:1, और यहाँ देखो बा अनुपात सा 2:1। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ बा की वैल्यू कितनी है 1, एन भी बा है, बा की वैल्यू कितनी है 2। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से इसको भी 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, जहाँ 2 का गुणा कर देंगे ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब हमारा रेशियो आराम से बन जाएगा। आ बा और सा तीनों का रेशियो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, आ अनुपात बा अनुपात सा, तीनों का रेशियो निकालेंगे। आ कितना है, आ देखो आ हमारा ये है 6, कितना है 6, तो 6 लिख दिया। बा कितना है, बा है 2, इधर भी 2, तो 2 लिख दिया। सा कितना है 1, तो 1 लिख दिया। ठीक है, तीनों का रेशियो निकल के आ गया। अब आपसे प्रश्न में बोला है, क्या बोला है बच्चा, कह रहा है यदि सा की आय 2000 रुपये हो, सा की आय कितनी हो 2000, तो यहाँ देखो सा कितना है, ये सा की आय कितनी है, यहाँ पर अनुपात के रूप में 1, अनुपातिक 1, सा की आय अनुपात के रूप में 1 है, लेकिन वो कह रहा है 2000 है, दोनों की आय बराबर होनी चाहिए, यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू 2000, ये सा की वैल्यू है अनुपातिक 1, लेकिन प्रश्न में कह रहा है अनुपातिक 1 की वैल्यू 2000। ठीक है, 2000 अब आपसे प्रश्न में कह रहा है, तो बताइए आ बा और सा की कुल आय कितनी है। तो आ और बा और सा तीनों की यहाँ कुल आय देखो, तीनों को जोड़ो भाई, तीनों की कुल आय कितनी है यहाँ पर, तो 6 2 8 और 1 9, इन तीनों को मिला के कुल आय कितनी है 9। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 2000, तो अनुपातिक 9 की वैल्यू निकाल दो, यानी 9 कुल आय निकालना है। तो 9 का निकालोगे तो इधर 9 का गुणा किया, उधर भी 9 का गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 18000। 9 का गुणा इसमें 2000 में किया, 18000 आ गया, कुल आय कितनी हो जाएगी 18000। देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या कह रहा हूँ आपसे, प्रभा के पास कुल 205 रुपये हैं। ठीक है, लिख के बता दें आपको, प्रभा
के पास कुल 205 रुपए हैं, ठीक है, रुपए हैं, जो कि श्यामा के कुल रुपए के, जो कि श्यामा के कुल रुपए के 12.5% हैं, ठीक है। आपसे ये लाइन बोला है, तो आप देखो ये क्या कह रहा है कि जो एक प्रभा एक है लड़की, एक प्रभा है, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन समझाने के लिए हम लिख देते हैं, आपको नहीं लिखना है, लेकिन अभी चाहे और नोट्स बनाओगे तो लिख लेना। तो प्रभा के पास जो रुपए हैं वो इतने हैं, ठीक है, लेकिन कह रहा है जो कि यानी प्रभा के पास जो रुपया है ना, ये कौन रुपया, ये वे श्यामा के पास जो रुपए हैं 12.5%, श्यामा के पास जो रुपए हैं उनके, श्यामा के पास के रुपए के 12.5% है, और 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है आपको पता है, 1/8। बात समझ पाए? तो श्यामा, प्रभा के पास जो कुल रुपए हैं, प्रभा के पास जो कुल रुपए हैं 205, जो कि श्यामा के कुल रुपए के, तो श्यामा के रुपए के कितने, 1/8 हैं। तो श्यामा की जिसके साथ काट की लगा होता है उसकी वैल्यू कौन होती है, नीचे वाली होती है कि नहीं, बताया था कि नहीं। तो भैया ये जो अनुपातिक 8 रुपये आए, 8 अनुपातिक 8 नीचे जो आया है, ये कितने रुपये आए, श्यामा के। तो प्रभा के कौन वाले रुपये होंगे, अनुपातिक 1 ऊपर वाला, ये प्रभा के होंगे, यानी ये अनुपातिक 1 होगा प्रभा का, और अनुपातिक 8 किसका होगा, श्यामा का, ठीक। तो प्रभा का ये फ्रैक्शन में तुम्हारा कितने रुपए निकल के आ रहा है, अनुपातिक 1 निकल के आ रहा है, प्रभा का अनुपातिक 1 फ्रैक्शन में निकल के आ रहा है, या अनुपात में निकल के आ रहा है हमारा, लेकिन रियल में प्रभा के रुपये आए कितने, 205। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 205, कितनी हो जाएगी, 205। तो पूछ रहा है श्यामा के पास कुल कितने रुपए हैं, तो श्यामा के पास हमें मालूम है अनुपातिक 8 रुपये आए, तो जब 1 की वैल्यू 205 तो अनुपातिक 8 की वैल्यू निकाल दो। अनुपातिक 8 की वैल्यू कैसे निकलियो भैया, एमा भी 8 का गुणा करियो तो अनुपातिक 8 बनेगा, तो यो में 8 का गुणा कर दो तो अनुपातिक 8 की वैल्यू निकल जी के आ जाइए 205 गुणा 8, ठीक है। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, तो 1640 रुपया आ जाइए इस प्रश्न का उत्तर। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला हुआ है, कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा 25% हो जाए। तो देखो इधर ध्यान समझिए, 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, यानी टोटल जो मिश्रण है हमारे पास वो 60 लीटर है, और इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मिल्क है, एक वाटर है, 2 चीज़ें हैं, ठीक। 60 लीटर टोटल है हमारे पास दूध और पानी का मिश्रण, तो दूध और पानी का मिश्रण है तो 2 चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला हुआ है। पानी कितना मिला हुआ है, 20%, यानी 20% पानी मिला हुआ है, ठीक है। तो टोटल अगर हमारे पास देखो ध्यान समझो 60 लीटर आए, एक खेर 20% वहाँ पानी मिलो है, तो 20% 20/100 ऐसे कर लो, या फिर फ्रैक्शन सीधे याद होती 20% की तुम्हें, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 1/5 कितना मिल गया, 1/5, अब 5 से 12 पंचे 60, 12, यानी अगर टोटल 60 लीटर है तो 20% अगर पानी वहाँ मिलो है तो मतलब 60 लीटर में 12 लीटर तो वहाँ पानी होगा, कितना होगा, अब 12 लीटर अगर पानी होगा तो 48 लीटर बचो मिल्क कितना, 48 लीटर, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब अगली लाइन में आपसे कह रहा है कि कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है, कि मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा 25% हो जाए। अब कह रहे हो कि हमारा पानी भाई साहब कितना और मिला दिन जाए, पानी हम और कितना मिला दें कि जो मिश्रण में जो है पानी की मात्रा जो है ना वो 25% हो जाए, कितने परसेंट हो जाए, 25%, यानी ये हमारा पानी और कितना मिला दिया जाए, ये मैं हमसे पूछ रहा हूँ कि हमारा जो मिश्रण है 25 अनुपात 75, इस अनुपात में जो है हमारा क्या हो जाए, अनुपात हो जाए पानी 25% ये पानी होगा और 75% ये हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके एक तुम्हें बताना है। तो अब कितने लीटर पानी मिला दिया जाए ये आपसे पूछ रहा है, तो एक ऐसा करो,
हम रेशियो अनुपात में तोड़ लो। एक काम करो, देखो अनुपात में एक तोड़ो, अनुपात में ऊपर वाले का तो ये 12 लीटर आए, एक भी तोड़ लो पहले, ठीक है। तो एक का तोड़ियो तो 1:4, ठीक है। और एक का तोड़ियो 25 एकम 25 और 25 3 75, ठीक है। अनुपात में तोड़ लो, ज़्यादा आसानी से काम हो जाएगा। तो हमसे ये पूछे, यूँ बताओ कि भैया पानी कितना मिलावन है, कितना पानी मिलावन, पानी कितना मिलावन कि जो है अनुपात हो जाए, कितना अनुपात नहीं मतलब 25% हो जाए, यानी अनुपात हो जाए 3:1, कितना हो जाए 3:1। लेकिन एक चीज़ बताओ, पानी तुम मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, पानी, दूध तो तुम मिला नहीं रहे हो। पानी अगर मिला रहे हो तो एक अनुपात बढ़ना चाहिए, वो तो सेम रह जा रहा हो। लेकिन तुम मिला का नहीं रहे हो, दूध नहीं मिला रहे हो, और दूध मिला नहीं रहे हो लेकिन अनुपात होगा 4 से 3 तो घट ही जाए, तो गलत बात है। जब दूध तुम मिला नहीं रहे हो तो एक अनुपात सेम होना चाहिए ना। तो जब सेम होना चाहिए तो एक सेम करो ना, अनुपात एक सेम करो। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले 3 का गुणा ऊपर कर दो, और एक सेम करने के लिए ये वाले 4 का गुणा नीचे कर दो दोनों में, ठीक है। तो एक जब मैं गुणा करायू तो ये ऊपर होगा 4 3 12, एक गुणा करायू 3 एकम 3 का 4 3 12, 4 एकम 4, ठीक है, क्लियर। तो अगर देखो यू तो अनुपात दूध तुम्हारा सेम है कि नहीं, अनुपातिक 12 के रूप में। पानी कितना होगा, पानी देखो पहले रहा है 3, यू वाला अनुपात देखियो, पानी पहले कितना रहा है 3 अनुपात में, अब कितना बढ़ेगा, कितना मिला दी बढ़ा के, अनुपातिक 1, कितना बढ़ा दी अनुपातिक 1। अब एक चीज देखो अच्छा, अगर ध्यान से ऊपर की तरफ अगर तुम देखियो तो पहले देखो टोटल दूध और पानी रहा है कितना, 60 लीटर रहा है कि नहीं, दूध और पानी रहा है कितना, 60, बड़ा तरीका होगा, दूध और पानी रहा है कितना 60 लीटर। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए अनुपात में कितना है, अनुपात में तो 12 और 3 15 है, तो अनुपात में कितने लीटर रहा है, अनुपातिक 15 की वैल्यू कितनी, 60 लीटर। तो ये अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी, 60/15, यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू 4 लीटर। कितने लीटर, 4 लीटर। तो कितने लीटर तुम्हें पानी मिलाना पड़ा, 4 लीटर, ठीक है। बात समझ पाए, नहीं समझ में आया होगा पहले नोट कर लो, फिर बताते हैं दोबारा, दूसरे तरीके से आओगे दी भाई। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना 25 नंबर में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझिए। 25 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि भाई वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं। अब तो 2 लोग हैं, वार्षिक परीक्षा में एक अंकिता है, ठीक है, अंकिता को एकता से लिखना पड़ेगा, अंकिता को एकता से, किससे, एकता से 10% कम अंक मिले, कितने मिले, 10% कम। अब तो ये समझ में आ गया होगा कम मिले कैसे फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो अंकिता को एकता से किससे तुलना करा रहे हो, एकता से, तो एकता कहाँ है, नीचे एकता और अंकिता ऊपर, ठीक है। अच्छा 10% कम अंक मिले, अब एक तोड़ लियो ना, 10% का मतलब 1/10, और कम बोल रहा है तो 9/10, इसका होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/10, ठीक है। तो 9/10 यानी एकता को 10 नंबर मिले तो अंकिता को 9 मिले, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, यदि अंकिता को 81 नंबर मिले हो, अंकिता को कितने नंबर मिले हो, 81, फिर अंकिता को 81 नंबर मिले हो, तो बताइए एकता को कितने अंक मिले। तो सरल सी बात है, अंकिता को मैथ में जो है क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ठीक है। 26 नंबर में आपसे क्या कह रहा है, कि यदि विद्यालय में 60% छात्र हैं, चलो देखो 26 नंबर प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि यदि विद्यालय में 60% लड़के और लड़कियों की संख्या 972 है तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। कह रहा है कि यदि विद्यालय में 60% लड़के हैं, ठीक है,
जो बॉयज़ हैं वो 60% हैं। तो अगर कोई विद्यालय है तो उसमें टोटल जो लड़का लड़कियां मिला के स्टूडेंट होते हैं 60% लड़कियां हैं, तो गर्ल्स जो होंगी कितने होंगी? पक्का 100% होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट कितने परसेंट होता है? 100%। तो 100% में 60% बॉयज़ हैं तो 40% गर्ल्स होंगी। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या 972 है, आपसे कह रहा है लड़कियों की संख्या 972 है, लेकिन यहाँ परसेंट में आपने निकाल लिया है लड़कियाँ 40% हैं, लेकिन संख्या में कह रहा है कि 972 है, तो 40% की वैल्यू 972 होगी, यानी 40% बराबर होगा 972 की संख्या में। ठीक है। तो आपसे कह रहा है लड़कों की संख्या बताओ, तो लड़के कितने हैं? 60%, तो 60% की वैल्यू निकाल दें। ठीक है। 40% की वैल्यू 972, तो 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो 972 बटे 40 यहाँ आ गया। हमें चाहिए 60% की वैल्यू लड़कों की संख्या, तो 60 का इधर भी गुणा कराओ उधर भी गुणा कराओ, तो 60% की वैल्यू निकाल दो। 972 बटे 40 गुणा 60। ठीक है। तो एक शून्य से एक शून्य तुम्हारा ये कट गया, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, इसको काट देंगे 2 से, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, ये हो गया 6। ठीक है। अब इसका गुणा करा देंगे, 6 3 18, 8 हासिल 1, 8 3 24, 1 25, 5 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 1458। कितनी है? 1458। इस प्रश्न को ऐसे आप लगा लेंगे। ठीक। कह रहा है कि एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं। ठीक है। और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? अब देखिए, तो टोटल छात्र हैं, टोटल छात्र जो हैं उसमें 2 प्रकार का सिस्टम होगा। छात्र जो होंगे जब परीक्षा होगी तो कुछ छात्र पास होंगे या सफल होंगे, जिसको कह रहा है, और कुछ छात्र जो हैं वो असफल होंगे। असफल होंगे, पेपर अगर होगा तो भाई 2 ही काम होगा, या तो सफल होगा या तो असफल होगा छात्रों में। लेकिन आपसे कह रहा है कि परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं। अच्छा, 25% छात्र असफल हो जाते हैं। 100% छात्र थे जिसमें 25% असफल हो गए, तो सफल कितने हो गए? सफल हुए 75%। ठीक है। 100% होता है, असफल कितने में? 25%, तो सफल हुए 75%। लेकिन आपसे कह रहा है और केवल 450 छात्र सफल होते हैं। वो कह रहा है केवल 450 छात्र सफल होते हैं। तुमने यहाँ से निकाल लिया सफल कितने हैं? 75%। वो कह रहा है 450 छात्र सफल है, तो 75% की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी कितनी? 450। ठीक है। यहू सफल, यहू सफल। तो आपसे कह रहा है कि बताइए, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? कुल छात्र कितने थे? 100%। कितने थे? 100। तो 100% की वैल्यू निकाल देना है। ठीक है। तो 75% की वैल्यू इतनी, तो 100% की निकालोगे, एक करके निकालते हैं, तो 100% की निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? देखो 450 तो वैसे रखो, 75 आ जाएगा बटे में, 75 कहाँ आ जाएगा? बटे में, और 100 जो है इसकी गुणा में चला जाएगा। ठीक है। तो काटो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100। ठीक। 5 से 3 से काटो, 3 कम 3, 3 बचे 15, तो ये इतना आ गया, 15 चौके 60, 600। ठीक है। टोटल छात्र कितने थे? 600। ठीक है। समझ पाया कि नहीं? तो एक देख लियो अपन। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में देखो क्या कह रहा है आपसे। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने टैक्स का भुगतान करते हैं। टैक्स कर नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 27,600 है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? फिर से वैसा क्वेश्चन है। 2008 में देखो, 2008 में टोटल जो कर्मचारी हैं, मान लेते हैं 100% है। कर्मचारी कितने हैं? 100%। इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। कर्मचारी 100% थे और उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। 31% जो है ये जो टैक्स का भुगतान करते हैं, तो टैक्स का जो भुगतान करते हैं, टैक्स देते हैं, मतलब देते हैं, हम ऐसे बना दे रहे हैं। और जो टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है, उनको ऐसे कर दे रहे हैं। ये टैक्स नहीं देते हैं, ये देते हैं। तो जो टैक्स दे रहे हैं वो 31% कर्मचारी हैं। कितने हैं? 31%। अच्छा, अगर 100% कर्मचारी ना है, 31% लोग टैक्स दे रहे हैं, तो कितने परसेंट नहीं दिए हैं? कितने परसेंट नहीं दिए? 69%। ये लोग नहीं दे रहे हैं, ये टैक्स नहीं दे रहे हैं। आपसे आगे क्या कह रहा है? देखो, टैक्स कर नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 27,600 है। अर्थात जो टैक्स नहीं दे रहा है वो कह रहे हो 27,600 है, लेकिन तुम तो यहाँ से निकाले 69%। तो अर्थात 69% की जो वैल्यू है वो 27,600 है। तो आपसे कह रहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कुल कर्मचारियों यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से वही काम, 100% की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे? यही 27
1600 बटे, यह वाली जो वैल्यू है बटे में आ जाएगी 69, और गुणा 100 जो है इधर आ जाएगा। अब एक काटो पीटो, तो ये 69 से कटेगा क्या, 3 बार जाएगा ना, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 चौका 24, ठीक है, 4 बार जाइए ना, हाँ 4 बार चलो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 400, एक गुणा करा दो, 40,000। टोटल कर्मचारी कितने रहा है, 40,000, ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर है हमारा 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। यानी कोई भी एक टेलीविजन सेट है, ओमा जो पहले बिक्री कर लगाता है वो 7.5% रहा है, लेकिन फिर का हुआ, वो टैक्स बढ़ा दिया गया और कर दिया गया 8%। समझ पाए, मतलब कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो तो उसमें टैक्स लगता है। तो टेलीविजन खरीदने गए, उसमें पहले 7.5% टैक्स रहा है, अब उसको बढ़ा के कर दिया कितना, 8%। तो टैक्स जो है पहले की तुलना में बढ़ा कितना, आधा %। बताओ भाई सही बात है कि नहीं, 7.5 में आधा जुड़ियो तो भाई तो 8 हुई है। यानी रियल में जो टैक्स बढ़ा, एक्स्ट्रा जो टैक्स देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, आधा %, ठीक है। अब आगे प्रश्न में आपसे कह रहा है, तो 9,000 के टेलीविजन बिक्री कर, सॉरी 19,000 के टेलीविजन बिक्री कर सहित के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। तो 19,000 के तुम अगर टेलीविजन खरीदने गए हो, 19,000 की टेलीविजन खरीदने गए, तो तुम्हें अतिरिक्त यानी ज्यादा कर कितना देना पड़ रहा है, तो ज्यादा भैया यही आधा %। तो बस 19,000 का आधा % की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। 19,000 का आधा % निकालेंगे तो एक अगर काट दो, तो ये देखो ये बटे % जो हट जाएगा, ये आ जाएगा 100, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा 100, 20 शून्य से ये 20 शून्य हट जाएंगे, काट दो से, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ठीक है, कितना जी 95, और तो कुछ बचो नहीं, हाँ कुछ नहीं बचो, तो कितना बचो 950। एक्स्ट्रा टैक्स कितना दे रहा हूँ, देना पड़ रहा हूँ मैं, अच्छा ये 950 थोड़ा 95 है, हमें एक जोड़ रहा है, नहीं सुन तो कटी गया वहाँ, 95 है, ठीक है। कितना ये 95, यो शून्य 2 कटी गए, ऐसे काटी तो ये पूरा 95 आ गया। तो 95 जो है अतिरिक्त टैक्स हमें देना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर ये है। 30 नंबर प्रश्न में देखो आपसे क्या कह रहा है, भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर, मतलब भुवनेश को कुछ रुपया मिलते होंगे, जो भी रुपया उसकी सैलरी है वो 100% होती है कोई भी चीज़ है, लेकिन जो रुपया उसको मिलता है उसका 30% वो भोजन पर खर्च कर देता है, 3% दान पर खर्च कर देता है, 3% दान कर देता है, ठीक है। और वह इन 2 उद्देश्यों पर 2310 रुपया खर्च करता है। तो उसका मासिक वेतन कितना है, तो देखो ध्यान समझिए, जो उसका वेतन है अपने आप में, देखो ध्यान से, वेतन जो है किसी का अपने आप में 100% होता है, तो 100% वेतन है, उसमें करता क्या है भाई, ये खर्च कहाँ कहाँ करता है। देखिए सबसे पहला काम क्या करता है, वेतन का 30%, जो वेतन है ओके 30% भोजन पर खर्च कर देता है, तो भोजन पर 30%, ठीक है। उसके अलावा दान जो करता है, कुछ दान कर देता है, तो जो दान करता है वो भाई साहब 3% कर देता है। कितना कर देता है, 3%। अब ये दो उद्देश्य पर कितना रुपया खर्च कर देता है, इन दोनों को मिला करके जो रुपया खर्च करता है वो ये बता रहे हैं कि इन दोनों को मिला करके वो 2310 रुपया खर्च करता है। कितना खर्च करता है, लेकिन परसेंट में देखो तो कितना खर्च कर रहा है, दोनों उद्देश्यों को मिला करके 33%। इसमें कितना खर्च कर रहा है, 2310, तो 33% की वैल्यू ये नहीं हो जाएगी, तो 33% की वैल्यू हो जाएगी 2310, ठीक है, 2310। तो उसका मासिक वेतन कितना आइए आपसे पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो मासिक वेतन आपको निकालना, देखो तो वेतन भाई साहब कितना है, 100%, कितना है 100%, 33% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ठीक है, 100% की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो 2310 बटे 33 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितने बार मुझे ये तुम्हारा 7 बार है, हाँ तो ठीक है, से काट दो तो 7 बार में ये चलोगा, और ये तुम्हारा जी है 7,000, ठीक है। तो कितना आज ये 70,000, 7,000, ठीक है। तो उसका जो मासिक वेतन रहा है कितना रहा है, 7,000 रुपया, ठीक। इस तरीके से इस प्रश्न को लगा लेंगे, सरल सा है ये भी। देखो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर,
कह रहा है एक कंपनी ने सेल्समैन, ठीक है, एक सेल्समैन को रखा है 3,000 रुपये की मासिक तनख्वाह पर रखा। इसके अतिरिक्त सेल्समैन द्वारा की गई मासिक बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है। तो सेल्समैन बेचेगा, ठीक है, वो 10% कमीशन मिलेगा जितना अजीज बेचेगा, वो फर्क रखा है। सेल्समैन को 10,000 रुपये मासिक कमाने के लिए कितनी बिक्री प्रति मास करनी होगी? तो देखो सबसे पहले देखो उसको तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है सेल्समैन को, ठीक है, तनख्वाह जो मिल रही है वो मिल रही है 3,000, ठीक। और इसके अलावा 10% कमीशन मिल रहा है। जो बेचेगा उस पर 10% कमीशन मिलेगा उसको, ठीक है। ये कह रहा है कि बताइए कि कितना मतलब उसको कितने की बिक्री करनी पड़े, कितना रुपया वो बेचे, कितने का सामान वो बेच दे, जिससे क्या हो जाए कि उसकी जो सैलरी हो जाए महीने की ना, वो 10,000 रुपये महीना हो जाए, सैलरी 10,000 रुपये महीना हो जाए, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, अगर ध्यान से, हमें ये पता है कि तनख्वाह में 3,000 रुपये मिल लो, ठीक है, ओखा एक्स्ट्रा कितने रुपए चाहिए? तो 10,000 हो जाए, तो एक्स्ट्रा होगा 7,000 रुपये चाहिए। 7,000 रुपये ये जो एक्स्ट्रा हैं ये को चाहिए। ये 7,000 रुपया ये कहाँ से कमा रहा हो? ये 10% जो कमीशन का मिल रहा है भाई। देखो ये 7,000 रुपया ये जो कमीशन के द्वारा कमाएगा ना, ठीक है, ये उसको मिलेगा 7,000, उसी से जोड़ करके ये 10,000 अपना बना लेगा, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भैया कितने का बेच दे सामान, सामान कितने रुपए का बेचे तब वो खाइयो 7,000 रुपये कमीशन मिल जाए, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो सामान कितने का बेचे, बस आपको यही प्रश्न में निकालना है हमें। तो अगर देखा जाए तो यो जो रुपया कमाई है हमारे यो, ठीक है, यू वाला जो रुपया कमाई 7,000, यू 10% की वैल्यू है कि नहीं रियल में? ये 10% से ही 7,000 रुपये कमाई है। तो अगर 10% की वैल्यू है 7,000, तो एक चीज़ देखो, ध्यान समझो, हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि भाई साहब वो कितना सामान बेची हुई है, कितने रुपये बेची हुई है। तो अगर देखो 10% जितने की बेची हुई है, मान लो 100% सामान बेचिस, 100% की अगर वैल्यू करियो तो 100% की वैल्यू करिए 7,000, ठीक है, बटे 10 गुणा 100, एक शून्य से एक शून्य यू कटेगा, तो यू आगा तुम्हारा कितना? 70,000, ठीक है। 70,000 रुपये की सामान टोटल बेची हुई है। ये 70,000 में, ये 70,000 में जो सामान भी बेची है, 70,000 में 7,000 एक हो जाएंगे, ठीक है। 70,000 में 7,000 के क्या हो जाए कमीशन? मतलब सामान तो बेची कितने के? 70,000 के, नहीं समझ पाए? 70,000 के सामान बेची है, लेकिन इनमें से 7,000 रुपया एक हुई गए, 0 0 0 और 10 में 7 के 3 और कितना आगा 6, 63,000 रुपया योग मालिक का दिए। लेकिन आपसे प्रश्न पूछेगा इस कमाने के लिए बिक्री प्रतिमाह, अरे बिक्री कितनी करनी पड़ेगी? तो बिक्री अगर देखो ध्यान से कितनी करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा बिक्री कितनी करनी पड़ेगी? देखो ये 70,000 की, ये तो करनी पड़ेगी। आपसे ये थोड़ा पूछा है कि मालिक को कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधा सा आंसर है 70,000, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। नहीं समझ पाए कि नहीं समझ में आओ? फिर से देखो, हम फिर से बता रहे, कही रहा है आपसे प्रश्न में कि एक कर्मचारी है, ठीक है, ओका 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, ठीक, ओके अलावा ओखा जो सामान बेच रहा है उस पर 10% कमीशन मिलता है। तो आपसे यूँ कह रहे हो कि बताइए महीना के अंत में वो कितने रुपए का सामान बेच दे जिससे ओखा जो महीना की सैलरी हुए वो 10,000 बन जाए। तो देखो सैलरी ओखा तो मिला थी 3,000, बाकी जो रुपया कमा रहे हो ना वो रुपया 10% कमीशन पर ही तो कमा रहे हो, जितना बेचेगा 10% कमीशन तुम्हार, ठीक है। तो हमने क्या बताया, 3,000 रुपये तो ओके सैलरी वाले, 10,000 अगर सैलरी करना है महीना तो भाई साहब 7,000 रुपया और में जोड़ना पड़ेगा। भाई तुम्हें तो 10,000 हुई है, तो ये 7,000 रुपया जो कमा रहे हो ना, ये कमीशन से कमा रहे हो। कैसे कमा रहे हो? कमीशन। कमीशन कितना परसेंट मिल रहा हो? 10%। तो 10% की वैल्यू 7,000, 10% की वैल्यू 10% की वैल्यू 7,000, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, 100% की वैल्यू, 100% मतलब बेचा कितने का? 10% की वैल्यू 7,000, ठीक है, यानी 10% तो मिलो है। तो 100% यानी बेची कितने इसके, जितने बेची हुई वही 100% वैल्यू, 100% की वैल्यू निकाल लो, 7,000 बटे ये करके 70,000 रुपये आ रही है। नहीं बेची कितने इसके? 70,000 रुपये, ठीक है। प्रश्न को ऐसे लगा लो, नहीं समझ पा
देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा, सुनीता अपने मासिक वेतन का 20% अपने पुत्र की शिक्षा पर व्यय करती है। ठीक है, मतलब सुनीता जो है, सुनीता, ठीक है, वो अपने वेतन का 20%, जो भी उसको वेतन मिल रहा था, वेतन अपने आप में 100% होगा, जो भी है अभी मान लिया हमने, ठीक है, 100%। तो सुनीता अपने वेतन का 20% जो है वो खर्च करती है शिक्षा पर। कहाँ करती है? अपने बेटा की शिक्षा पर जो है 100% वेतन था, उसका 20% अपने बेटे की शिक्षा पर खर्च करती है। ठीक है, आगे देखो, अगले माह जब उसके वेतन में 170 रुपया की वृद्धि हो जाती है, अगले महीना उसका वेतन जो है 100% था, लेकिन उसमें 170 रुपये की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऐसे 170 रुपये बढ़ गया, वृद्धि हो जाती है, तो वह फैसला करती है कि वह उसका भी आधा अपने पुत्र के शिक्षा पर खर्च करेगी। तो वह क्या फैसला करती है कि जो 100% जो पहले वेतन मिल रहा है, वो खैर 20% तो शिक्षा पर अपने बेटा को दे खर्चा कर रही है, लेकिन जब वेतन बढ़ गया तो इसका आधा, ठीक है, जो है वो क्या करेगी, ठीक है, 85 रुपया, ये भी रुपया जो है 85 रुपये जो है ये भी उठा करके अपने बच्चे को दे देगी इस पे शिक्षा पे खर्च करने के लिए। ठीक है, बात समझ पाए? तो मतलब देखो, शिक्षा पे खर्च करने के लिए कितना रुपया हो गया, 85 और जोड़ दो अम्मा, यानी 20% तो पहले मिल रहा है, और जो बढ़ गया है 170 रुपया, उसका 85 रुपया और शिक्षा पर खर्च करने के लिए दे दिया कि भाई साहब इतना रुपया वो खर्चा करो। ठीक है, तो इस प्रकार उसका कुल खर्च जो है कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार उसका कुल खर्च जो है वो हो जाएगा 645। कितना हो जाएगा, मतलब कुल खर्च यहाँ से अगर देखो तो इतना है, लेकिन रियल में वो बता रहा है प्रश्न में कि भैया ना 645 है। कितना है? 645। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम क्या करो, जन से तुम इस जो परसेंटेज वैल्यू उसको एक तरफ रखना, उस 85 को उठा के दूसरी तरफ भेज दो, तो 20% बराबर निकालेंगे तो 645, ठीक है, में से 85 घटाओ, तो 5 में 5 गया 0, ठीक है, 14, और 14 में से 8 गया, कितना बचा 6, ठीक, और ये बचा 5। 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 560 रुपया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है तो उसकी वर्तमान वेतन क्या है, यही पूछ रहा है ना कि तो बताएं उसका वर्तमान वेतन जो है वो कितना है। तो वर्तमान वेतन देखो निकालने के लिए आप ये जो 100% वैल्यू निकालो, 20% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू निकालो, तो 100% की वैल्यू हुई है 560 बटे 20 गुणा 100। ठीक है, तो इसको काट दो, 20 पंचे 100, 5 का मैं गुणा कराओ, 0 6 पंचे 30 के 0 हासिल, 3 पचम 25 और 3 28। ठीक है, तो 2800 रुपये तो हमें दिया है, लेकिन वर्तमान वेतन जहां तक पूछा है, ये 100% तो इसका हो गया मान, वर्तमान वेतन इसमें 170 रुपये जुड़ करके निकलेगा शायद, 2800 आएगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा 20%, चूंकि 20% यहाँ से निकाला है तो ये वाला इसका वैल्यू जो है घट करके निकली है, तो वर्तमान से ही निकल करके आएगा, उसका वर्तमान वैल्यू 2800 रुपया ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 33। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न। अरे देखो 33 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है आपसे, राम ने अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर, शेष का 1/4 मकान के किराए पर और बची राशि को भोजन पर खर्च करता है। यदि उसके स्कूटर के पेट्रोल पर 300 रुपया हो तो बताएं उसे मकान का किराया कितना देना पड़ेगा। देखो राम अपने आय का जो भी है, राम जो है उसकी आय जो होगी वो अपने आप में 100% होगी। ठीक है, आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर, ठीक है, तो हम पी बना दे रहे हैं, पेट्रोल पर जो खर्च करता है वो स्कूटर के पेट्रोल पर 30%। ठीक है, शेष का 1/4। अब देखो 100% उसकी आय थी, 30% खर्चा हो गया कहाँ पर, स्कूटर के पेट्रोल पर, शेष कितना बचा, तो शेष बचा, देखो यहाँ पे इसको होल वैल्यू से बना सकते हैं, लेकिन होल वैल्यू भी बाद में बताएंगे, पहले आप समझिए। 100% रहा है, शेष कितना बचेगा, बचा पेट्रोल पर 30%, शेष बचा कितना 70%, शेष कितना बचा 17% तो बचा,
तो शेष का जो शेष बचा है उसका 1/4, इसका 1/4, तो शेष का यानी 70 रुपये, 100 रुपया रहा है, 100 में 30 खर्चा होगा और 70 इधर बचो, तो 70 का 1/4, तो 70 का 1/4 तो पूरा पूरा कटिए ना, कितना ये, तो इसे 17.5 करके निकाल सकते हो, इसे भी काट दो अपना पूरा पूरा, तो 35/2, ठीक है, ये निकाल लो, ठीक। तो 35/2 जो है रुपया, ये इतने परसेंट, ठीक है, इतने परसेंट जो है वो कहाँ पे खर्च करता है, मकान के किराए पर। यो जो रुपया यू तो मकान के किराए पर, मकान के किराए पर देखो 70% इधर बच रहा है 35/2, ठीक है, इतना मकान के किराए पर वो खर्च कर देता है, ठीक है। आगे मकान के किराए पर खर्च करता है और बची राशि को भोजन पर खर्च करता है। तो बची जो राशि है, ठीक है, उसको कहाँ पे खर्च कर देता है, भोजन पर। तो बची कितनी राशि है अगर वो भी देख लो तो अपना निकाल सकते हो। ये तुम्हारा देखो 70% रहा है, 70 में 35/2% यानी 17.5%, ठीक है। तो एक तुम निकाल सका तो 70 में से 17.5% घटा दो, ठीक है। तो ये अगर 10 में से 5 गया 5, इधर कितना बचो 9 में 7 गया कितना बचा 2, और इधर बचा 6 में से 1 गया 5, तो 52.5% जो है भोजन पर खर्च करता है। आगे कह रहा है यदि उसका स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च 300 रुपया हो, यानी स्कूटर का पेट्रोल यही है ना, ये कही रहो कि स्कूटर के पेट्रोल पर 300 रुपया खर्च हो, लेकिन यह तो शुरू में बता रहा हो कि 30% खर्च करता है, तो अर्थात 30% की वैल्यू 300 रुपया, नहीं समझ पाए। कह रहा है यदि उसके स्कूटर के पेट्रोल पर, देखो जो तुम्हें ये परसेंट में वैल्यू दिया उसमें किसी ना किसी एक का रियल मान दिया होगा, तो परसेंट में पेट्रोल पर खर्च कर रहा है 30%, रियल में खर्चा कर रहा है 300 रुपया, रियल में कितना खर्चा कर रहा है 300 रुपया, 30% की वैल्यू होगी 300 रुपया। तो आपसे कह रहा है तो उसे मकान का किराया कितना देना पड़ेगा, तो मकान का किराया भैया यू है, एक ही वैल्यू निकाल दो, ठीक है। 30% की वैल्यू या तो ये तुम्हें निकालनी कितनी है 35/2% की, यानी 17.5% की वैल्यू निकालनी है। तो 30% की वैल्यू या ये तो 35/2% की वैल्यू अगर निकालनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक भेज दो उधर, पहले 1% निकालो सीधा इसे, 300/30, हमें एक ही वैल्यू निकालनी है ना मकान के किराए पर, तो ये गुणा कराओ इधर भी उधर भी, तो 35/2% की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 300/30 गुणा 35/2, ठीक है। काट दो तो ये 10 बार में चलो जी, ये काट दो तो ये 5 गुणा कर दो, 25 के 5 और 5 15 और 2 17, 175 रुपया। ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे लगा लो इसको, वैसे ये निकालने की जरूरत नहीं थी, इसका कोई काम ही नहीं है, इतने में ही आप कर सकते थे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन 34 नंबर, देखो एक क्वेश्चन बता देंगे आपको, बाकी आप तो लगा ही लोगे इसके। लिखा हुआ एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, ठीक है। यानी अगर कोई परीक्षा, जैसे आप लोगों को मालूम है कि परीक्षा में आपको पास होना है तो एकेडमिक में क्या होता है 33% नंबर अगर लिया है तो पास, ऐसे तो होती 100 में 33 नंबर लिया तो पास हर सब्जेक्ट में, मतलब एक सब्जेक्ट में अगर 100 में लाए 33 तो में पास, फिर अगले में लाए 33 तो पास। ऐसे इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, तो एक परीक्षा में अगर आपको उत्तीर्ण होना है तो 40% अंक ले आओ, और जो है ये अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को, ठीक है, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, एक प्रतियोगी है उसका 220 अंक प्राप्त होते हैं। देखो ध्यान समझिए, एक प्रतियोगी है उसका 220 अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, ठीक है। अब वो फेल हो जाता है कितने नंबर से, 20 नंबर से। देखो इधर बच्चा 20 नंबर से फेल हो जाता है, ध्यान समझिए। यानी अगर एक लड़का है ओखा जो नंबर मिले हैं वो कितने 220, परीक्षा में अगर पास होना तो 40% नंबर लाना पड़ेगा, लेकिन 220 नंबर लाने के बावजूद वो 20 नंबर से फेल हो जाता है, इतने नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। तो एक है मतलब यो बात कि अगर ये 20 नंबर ये जो कम लाओ है, ये नंबर एक मिल जाते, 20 नंबर ओखा अगर मिल जाते तो पास हो जाते, लेकिन यहाँ का कह रहे हो पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, कितने चाहिए 40%। अगर ये 20 नंबर जो कम लाओ है जैसे फेल हुई, ये 20 नंबर कम मिल जाते तो इतने नंबर में पास हो जाते ना,
तो जितने नंबर में पास हुआ है वही तो परसेंट में 40% कह रहा हो। तो एक मतलब अगर ये 20 नंबर जो खा मिल ना जो 20 नंबर से फेल हुआ ये खा मिल जाते, जो मिल जाते तो ये पास हो जाते। और पासिंग मार्क्स है कितना 40%, कितना है 40%, परसेंट में है 40% और रियल में कितना है 240। तो ये दोनों आपस में बराबर ना हुई है, तो 40% की वैल्यू 240। तो आपसे क्या रहा है प्रश्न में, तो कह रहा है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो परीक्षा में अधिकतम अंक 100% होते हैं, कितने होते हैं, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 240/40 गुणा 100, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 4 6 24, ठीक है। तो अधिकतम अंक कितने नंबर का पेपर रहा है 600 का, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले प्रश्न लगा लो। देखो अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर कितना रहा है बच्चा, क्या नंबर रहा है बोलो, 35 बताना है ना। 35 नंबर प्रश्न में देखो क्या कह रहा आपसे, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना है। यानी अगर पास होना है तो आप 33% अंक लाने हैं, अगर पास होना है, ठीक है। उसे कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त होता है, ठीक है। देखो इधर बच्चा, जो उसे कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त होते हैं, पास होने के लिए लाना कितने परसेंट है 33%, लेकिन मिलता है उस विद्यार्थी को कितना है 25%। आगे कह रहा है तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है, 40 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अगर 40 अंक और मिल जाते हैं तो वो पास ना हो जाए, तो बताओ भाई 40 नंबर से फेल हुईगा। अगर 40 नंबर और मिल जाते, 25% आए हैं नंबर, 40 नंबर और मिल जात तो पास ना हो जात, ठीक है। तो लेकिन यहाँ रियल में पासिंग मार्क कितना है 33%, और यह रियल में 33% तो है पासिंग मार्क, ये पासिंग मार्क नहीं समझ पाए। 25% मिले, 40 और मिल जात तो पास हो जात, और 33% में पास हुई रहो। तो जो बात यह है वह बात यही है, पासिंग मार्क दोनों आपस में बराबर हुई, दोनों आपस में क्या हुई है बराबर। अब बस ये परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ ले जाओ, तो यूज ना कर दो 40 आके ऐसे घटा दो ना, परसेंट में से घटेगी, ठीक है। तो 33% का 25% को उठा के इधर ले जाओ, तो 33% में से 25% आप घटा दोगे और उधर बचेगा कितना 40। तो 33 में 25 घटाओ कितना बचेगा 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। आपसे बोला क्या है प्रश्न में, तो कुल अंक क्या है, कुल अंक क्या नहीं है 100% निकालो, कुल अंक क्या नहीं है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 40/8 इंटू 100, 8 पंचे 40 5, पूर्णांक कितने का रहा है 500 का, ठीक है। समझ जाए। 36 नंबर प्रश्न देखो, 36 नंबर में कह रहा है बच्चा, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया। देखो इधर ध्यान समझिए, 30% अंक प्राप्त हुए और वो फेल हुआ कितने नंबर से 6 नंबर से। अगर एक 6 नंबर मिल जात, ऐसे सोचो जितने फेल हुआ वो मिल जाए तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक 6 नंबर मिल जात तो ये पास ना हो जाता, तो भैया हम जोड़ देने की भाई का पास कर देनी, चलो का पास है जोड़ के। फिर आगे क्या कह रहे हो, आगे कह रहे हो तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए। दूसरे छात्र को देखो इधर 40 नंबर प्राप्त हुए, कितने 40% बोल लो, 40% अंक प्राप्त हुए, दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। और उसे उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए, मतलब जितने के पूर्णांक रहा है पास हुए वाला उसे 6 नंबर ज्यादा प्राप्त हुए, मतलब उत्तीर्णांक मतलब जितने परसेंट पास होता है उसे ज्यादा 6 नंबर मिले। तो एक चीज बताओ, यू 6 नंबर से फेल हुईगा तो एक अगर हम 6 नंबर दे दें तो पास हो जाइए कि नहीं। और यू एक नंबर जो मिले हैं 40% उत्तीर्णांक से, यानी जितना पासिंग मार्क है उसे 6 नंबर ज्यादा मिले, तो वे 6 नंबर एक अगर घटा भी दो तो वो पास हो जाइए, तो 6 नंबर एक से घटा भी दो तो वो पास हो जाइए। तो यही पासिंग मार्क है, यही पासिंग मार्क है, दोनों पासिंग मार्क हुई कि नहीं, जब पासिंग मार्क हुई तो आपस में बराबर हुई, नहीं बराबर हुई, बस बराबर हुई। तो अब क्या करना है, परसेंट वाला एक साइड लाओ और बाकी एक साइड फेंक दो। तो 40% यू है, 40% में 30% उधर ले जाओ, बाकी एक उठा के इधर लाओ। तो जब एक उठा के उधर ले जा रहे हो तो 40% यू इधर है, 40 एक उठा के उधर ले गए तो n प्लस है तो माइनस है हो जी, -30%, ये तो पता है ना। और इधर 6 पर 6 रहा है, एक उठा के उधर लाओ तो माइनस रहा है तो प्लस नहीं हो जाइए, +6 हुई। तो 40 में से 30 गया, कितना बचा 10, 6 6
12, 10% की वैल्यू 12%, 12। तो आपसे क्या ही कह रहा है, तो अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक यानी 100%। फिर से वही काम देखो, 100 पर 10 गुना करना है क्या 10 गुना कर दो तो 120 ना आ जाए। अधिकतम अंक कितने हैं, 120, डायरेक्ट कर देने का, ठीक है। तो अपना उसे भी कर लेना। देखो 37 रहा है ना, 37 नंबर देखो प्रश्न में कह रहा है बच्चा, कह रहा है एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं, वो 5 अंकों से असफल हो जाता है। यानी एक प्रतियोगी है, तो का 30% नंबर प्राप्त होते हैं, यू परसेंट, 30% बोलो ना, तो 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 नंबर से फेल हो जाता है। अच्छा, अगर 5 नंबर से फेल हो जाता है, 5 मिल जाते, यानी वो मिल जाते 5, तो जोड़ के लिख दो ना, 5 मिल जाते तो पास हो जाते हो, ठीक है। लेकिन आगे फिर पढ़ो, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं, दूसरे प्रतियोगी को, दूसरा और प्रतियोगी है, वो का 40% नंबर मिलते हैं, ठीक है। और वह 10 अंक, वह 40% अंक प्राप्त हो और उसे उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक मिलते हैं, उत्तीर्णांक से 10 अंक ज़्यादा मिल चुके हो, ठीक है। तो ज़्यादा मिल गया, अगर कम भी मिलते हो तो पास हो जाते हो, यानी 10 जो ज़्यादा मिले हैं, कम भी मिलते तो पास हो जाते हो, माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, दोनों पासिंग मार्क है, इसलिए आपस में बराबर होगा। समझ पाए। अब परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ लाओ, ये 30% का उठा के उधर ले जाइयो, और 10 का उठा के इधर ले, तो 40% एक उठा के उधर ले, -%, 5% इधर रहा है पहले, उठा उठा के दिला, माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगी 10। 40 में 30 गया, बचा कितना 10%, देखा उठा के उधर ले गया 15, 10% की वैल्यू 15। अब आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो इधर प्रश्न में कह रहा है तो उत्तीर्णांक क्या है। अब की आपसे पूर्णांक नहीं पूछा है, उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क क्या है। अब की बार आपसे पूर्णांक नहीं पूछा है, पूर्णांक का मतलब 100% नहीं निकालना है, उत्तीर्णांक। तो उत्तीर्णांक तो बच्चा ये भी है, ये उत्तीर्णांक है ये, और ये भी उत्तीर्णांक है ये भी, तो उत्तीर्णांक निकलेगा कैसे। उत्तीर्णांक चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, ये दोनों उत्तीर्णांक है। उत्तीर्णांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो 30% निकालो, क्या निकालो 30%। तो 10% की वैल्यू या तो 30% की वैल्यू है कि 3 गुना ना हो जाएगी। अरे भाई देखो 10% की वैल्यू है, 30% करना है तो 3 गुना ऐसा करो, तो 3 गुना करो, ठीक है। 45, 30% की वैल्यू कितनी हो गई 45, 30% की वैल्यू कितनी हो गई, 30% का मान है 45, उत्तीर्णांक ये होगी 45, और 5 तो जोड़ना पड़ेगा तभी तो उत्तीर्णांक निकलेगा, तो +5 बराबर 50, उत्तीर्णांक कितना आ जाएगा 50, ठीक है। नहीं समझ पाए, 100% नहीं निकालना आपकी बार में, ऐसे उधर निकालते, अगर उससे निकालते उत्तीर्णांक तो भैया 40% की वैल्यू निकालते, 40% की वैल्यू 60 आता और 10 घटा देते फिर, ठीक। तो ऐसे प्रश्न इसका उत्तर कितना हो जाएगा 50। ये वाली लाइन जो है इधर लिख लेना नीचे, ठीक है। उत्तीर्णांक पूछ रहा था उसमें, ठीक है। तो अगला देखो 38 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का अंतिम, ठीक। 38 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, एक प्रतियोगी है उसका परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 नंबर से असफल हो जाता है। अगर 30 नंबर से असफल हो, 30 और मिल जाते तो पास ना हो जाता, और मिल जाते तो पास हो जाता, तो हम 10 दिनों का पास करे हुए खाते, ठीक है। आगे देखो, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, दूसरे कितने प्राप्त होते हैं 32%, और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। उत्तीर्णांक से यानी उसको 32% प्राप्त हुए हैं और उत्तीर्णांक से 42 नंबर ज़्यादा मिले हैं। अरे भैया 42 अगर कम हो कर दिए हो तो वो पास हो जाइए, तो 42 कम कर दो, यानी पास करना है बस, कोई मिला के दोनों में, इधर भी पास उधर भी पास। तो एक कम मिल रहा है तो ज़्यादा कर दिन, जोड़ दिन, और एक ज़्यादा मिल रहा है तो घटा दिन, ये पास होगा ये पास होगा, जब दोनों पासिंग मार्क है बराबर कर दो, ठीक है। तो बस अब पहले परसेंटेज वाली वैल्यू घसीट के एक तरफ लाओ, उनका दूसरी तरफ ले जाओ, तो 32% यो है 32 और यो 20, ठीक है। 32 का उठा के इधर इधर एक उठा के इधर लेगा तो कितना होगा -20, और यो इधर बचो, देखो कितना, एक उठा के इधर लाओ तो घटा दी, और एक उठा के क्या करियो इधर लियो तो क्या हो जुड़ जाइए, ठीक है। तो जोड़ दो 30 + 42, डायरेक्ट कर दे, 32 में से 20 गया कितना बचेगा 12,
ठीक है, इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 70 72। आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, आपसे प्रश्न में पूछा तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण अंक का, फिर पूछो देखो, अब तो फिर कह रहा उत्तीर्ण अंक का, पूर्णांक नहीं पूछा है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। तो पहले आप यहां से क्या करो, एक काम, देखो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है कितने परसेंट अंक पर उत्तीर्ण होगा व्यक्ति। तो ये तुम्हें देखो एक काम करना पड़िए, क्या काम करना पड़िए, सबसे पहले पूर्णांक निकालो। ठीक है, तो पूर्णांक ये पूछ रहा है उत्तीर्ण जो अंक है ना ओके प्रतिशत निकालना है। तो पहले देखो यो यहाँ से तुम अगर ध्यान से देखो 20% की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो 20% की अगर वैल्यू तुम यहाँ से निकालो तो कितना आ जाइए 72/12 और इंटू 20। ठीक है, 12 छंग 120 यानी 20% की वैल्यू कितनी है 120। और देखो इधर बच्चा 20% की वैल्यू 120 यानी ये 20% की वैल्यू 120 प्लस 30 यानी उत्तीर्णांक अंक कितने हैं, उत्तीर्णांक अंक जो है उत्तीर्णांक जो अंक हैं वो कितना है 150। लेकिन आपसे उत्तीर्णांक अंक नहीं पूछा है, प्रतिशत वैल्यू पूछा है कितने परसेंट में पास होगा। तो भैया उत्तीर्णांक प्रतिशत तभी निकाल सकते हो जब आपके पास पूर्णांक भी पता हो। तो पूर्णांक निकालने के लिए आपको 100% की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। क्या की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 12% की वैल्यू या तो 100% की वैल्यू निकालो, 100% की वैल्यू निकालो तो 72/12 इंटू 100, 12 छंग 72 यानी पूर्णांक है 600 का। पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक है 600 का और पासिंग मार्क कितने 150। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालना है तो भैया जब अब तुम्हें निकाल लो कितने परसेंट में पास हुई है भैया। ठीक है, तो 600/150 गुणा 100 करके बस परसेंट निकाल लो, या फिर ऐसे निकाल लो या फिर वैसे भी निकलिए। ये देखो ये काट दो 15 चौके 60, 1/4 आ जाइए, 1/4 का परसेंटेज क्या होती है 25%। ठीक, तो ऐसे निकल के आ जाएगा उत्तीर्णांक प्रतिशत तुम्हारा कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, या फिर और तरीका है